तो ये है अध्याय 3 धातु और अधातु। दो राजस्थान बोर्ड 2025 की जो ये सीरीज चल रही है इसमें अध्याय नंबर ये 3 है। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ऐसी धातु का उदाहरण देना है। जो पहला प्रश्न है इसमें कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता हो, जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो और ऊष्मा की कुचालक हो। देखें इसका उत्तर। पारा जो होता है Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और तीसरा, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। सबसे अच्छी अगर ऊष्मा की चालक बोले तो एक तो सिल्वर होती है और एक कॉपर। और लेड तथा मरकरी जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। तो ये हमारे 4 प्रश्न थे इस एक प्रश्न में। देखें अगला, आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो ये धातुओं के गुणधर्म है। देखें आघातवर्ध्य क्या होता है, तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धनीयता तथा इसी धातुओं को आघातवर्ध्य धातु कहते हैं। और सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। सबसे आघातवर्ध्य अगर उदाहरण पूछे आघातवर्ध्य का तो सोना और चांदी। तन्य का देखें तो धातुओं को एक पतले तार के रूप में खींचने की दक्षता को तन्यता कहते हैं। और सब सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु पूछे तो वो कौन सी है? तो वो है सोना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखें इसका उत्तर। सोडियम ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या पकड़ लेती है? आग। सोडियम क्या पकड़ लेती है खुले में रखने पर? आग। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। और ये जो होती है कौन सी धातु? सोडियम। ये नमी से भी अभिक्रिया कर सकती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसके बारे में देखें। आयनिक यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं तथा इनमें अंतर आयनिक बल, जो अंतराण्विक बल होता है वो अधिक होता है। आयनिक यौगिकों को जब गर्म किया जाता है तब इनमें उपस्थित प्रबल अंतरायनिक आकर्षण बल को समाप्त करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी इनके अंदर जो अंतराण्विक बल होता है, अंतरायनिक बोले आणविक बोले, ये जो बल होता है ये मजबूत होता है और इस मजबूत बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस कारण इनका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। निम्न पदों को परिभाषित करना है। पहला खनिज, दूसरा अयस्क, तीसरा गेम। खनिज, तो खनिज क्या होते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज। अगला देखिए अयस्क, तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिन्हें निकालना लाभकारी होता है और इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। जैसे लेड का अयस्क गेलेना होता है। अगला है गेंग, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, यानी ये जो अशुद्धियां होती है पृथ्वी से जो प्राप्त होते हैं खनिज, उनमें जो अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को ही गेंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो एक तो सोना और एक प्लेटिनम। ये दो ऐसी धातुएं जो 2 धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं? तो देखिए धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अपचयन का। इसके लिए अपचायक के रूप में कार्बन तथा सक्रिय धातुएं जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना कौन से प्रक्रम का उपयोग करते हैं? अपचयन प्रक्रम का। काम में किस किस को लेते हैं? तो अपचायक के रूप में कार्बन को और सक्रिय धातु के रूप में एल्यूमिनियम को। प्रश्न नंबर 8, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? इसका उत्तर, वे धातुएं जो वायु, जल तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, वे शीघ्रता से संचारित नहीं होती, जैसे सोना एवं प्लेटिनम। ये आसानी से संचारित नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि ये शीघ्रता से अभिक्रिया नहीं करती। और किसके साथ? जल एवं वायु या अम्लों के साथ। प्रश्न नंबर 9, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु देखते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है एक जैसी धातुएं आपस में मिलाएंगे। तो समांगी मिश्रण जो होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। और इसके लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं। जो मूल धातु होती है उसे किस में लाते हैं? गलित अवस्था में। तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाकर
फिर इसे कमरे के ताप पर क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो ये जो कहलाती है ना, ये क्या कहलाती है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु एक किस प्रकार का मिश्रण है, अगर इस तरीके से पूछ ले तो कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड देखते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। दोनों से क्रिया करेंगे, अम्ल से भी करेंगे और क्षार से भी करेंगे, दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे, तीनों के बारे में बताना है हमें। तो देखते हैं, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर दे, ध्यान रखना, अशुद्ध धातु को कहाँ लेते हैं, एनोड पर। शुद्ध धातु की पतली परत को कहाँ लिया जाता है, कैथोड पर। और धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। जैसे कॉपर के शोधन में CuSO4 का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसे ये वैसे तो एक प्रश्न है, लेकिन इसमें से 3 प्रश्न बनते हैं। कैसे, एक तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड पर किसे लेते हैं, अगला कैथोड पर किसे लेते हैं, और विद्युत अपघट्य के लिए किसे लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 12, कारण बताइए, प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर, प्लेटिनम सोना एवं चांदी सक्रियता श्रेणी में नीचे नीचे आते हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अतः ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी तथा अम्लों से क्रिया नहीं करते, और जब ये क्रिया नहीं करेंगे तो संचारित नहीं होंगे, इनका संचारण भी नहीं होता, जिससे इनकी चमक बरकरार रहती है। ये धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला देखें, दूसरा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। तो देखिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, और ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये अभिक्रियाएं तेजी से होती है, अतः खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती है, अतः इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में संग्रहित किया जाता है। तीसरा देखें, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है, तो इसका उत्तर देखें, एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के को बनाने में किया जाता है, क्योंकि सामान्य ताप पर इस धातु पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, और ये जो धातु है ये पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रहती है, यह परत इसे संचारण से भी बचाती है, और यह धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इस कारण एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। आखिरी प्रश्न देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत आसान होता है। यानी सल्फाइड कार्बोनेट की तुलना में धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करने में आसानी होती है, तो धातु के ऑक्साइड से उसको प्राप्त करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हो जाते हैं। देखिए इसका उत्तर, तांबा यानी जिस कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण बर्तन जो होता है वो मलिन हो जाता है। जब बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो इसमें भी अम्ल उपस्थित होता है, और अम्ल बर्तन में उपस्थित बेसिक कॉपर कार्बोनेट से क्रिया करके उसे क्या कर देता है, विलय कर देता है, जिससे बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर, तो अंतर देखने इनकी, तो किस प्रकार है देखें, धातुएं विद्युत की धनी होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं विद्युत की जो होती है ये ऋणी होती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। वो इलेक्ट्रॉन धातुएं जो होती है वो तो क्या बनाती है, धनायन, अधातुएं क्या होती है, क्या बनाती है, ऋणायन। धातुएं वायु के दहन से क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं वायु में दहन से अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती है। तीसरा देखें, धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं तथा अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके तो अम्ल बनाते हैं तथा क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, अगला देखें, धातुएं जल से क्रिया करके भी ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है, जबकि अधातुओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और धातुएं तनु हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके लवण और
हाइड्रोजन बनाती है, जबकि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। ये ध्यान रखिए, ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें धातुओं से तो क्रिया हो रही है लेकिन अधातुओं से नहीं हो रही। प्रश्न नंबर 15, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है, और कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन जो होता है वो अत्यंत कम हो जाता है। महिला दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो हाँ, हम बता सकते हैं कि क्या किया हुआ होगा। तो उस व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया गया विलियन अम्लराज होता है, जिसे जो कि सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। क्योंकि देखो, अम्लराज जो होता है जिसे एक्वारीजा बोलते हैं, इसमें 3 भाग तो HCl होता है यानी 75%, और 1 भाग HNO3 होता है यानी 25% HNO3 होता है। और इस प्रकार जो मिश्रण बनता है उसे एक्वारीजा बोलते हैं, जिसे अम्लराज भी बोला जाता है। इसलिए महिला के कंगनों का भार क्या हो गया? कम। और ये क्या करता है अम्लराज? ये सोने को क्या कर सकता है? गला सकता है। तो जैसे उस महिला का आभूषण इस अम्ल में डाले गए, तो थोड़ा सा जो ऊपर सोने की जो परत थी वो किसमें घुल गई? अम्ल एक्वारीजिया में, और उससे इसका भार क्या हो गया? कम। इसलिए महिला के कंगनों का भार क्या हो गया था? कम। प्रश्न नंबर 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताइए। तो तांबा बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, यह जल तथा भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, और इसके विपरीत इस्पात जो होता है इसमें आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, एक बार इस को परिभाषित कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का जो मिश्रण होता है वो एक्वारीजा कहलाता है, और ये गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में क्या होता है? समर्थ। संचारण से सुरक्षा के उपाय। तो संचारण से सुरक्षा देखें तो जैसे लोहे को जंग लगने से पेंट करके, उसकी बाहरी सतह पर तेल लगा के, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, या मिश्र धातु बनाकर इसे बचाया जा सकता है। और लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे ये जो पतली परत चढ़ाने का जो प्रक्रम होता है इसे यशद लेपन कहते हैं। अगला देखिए, मिश्र धातु को समझाइए। तो मिश्र धातु क्या है? यह धातु तथा अन्य धातुओं अथवा अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। सूक्ष्म मात्रा में कार्बन का मिश्रण करने पर लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। आगे देखें, लोहे में निकेल एवं क्रोमियम मिश्रित करने पर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर एवं जंगरोधी होता है। मरकरी देखें तो मरकरी को अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करने पर अमलगम निर्मित होता है। पीतल देखें तो पीतल जो है ये कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु। कांसा देखें तो कॉपर एवं टिन की मिश्र धातु। और अगला देखें, इन दोनों मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता एवं गलनांक शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होता है। सोल्डर, ये सीसा एवं टिन का मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग जो होता है ये विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में अगर जमा दे, धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जमा दे तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जो क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी। और ये लिखी हुई सक्रियता श्रेणी। इसमें Au यानी कि सोना जो होता है सबसे कम क्रियाशील, और पोटेशियम यानी के जो होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु। 21वां प्रश्न देखिए, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल बनकर एक बंध बनाते हैं, जिसको स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखें तो ये कठोर एवं भंगुर होते हैं, इनके गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं, इनका मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी इनके मध्य जो बंध बनता है, अंतर आयनिक बंध जो बनता है वो मजबूत होता है। जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन एवं पेट्रोल में क्या हो जाते हैं? अघुलनशील। और गलित अवस्था तथा विलयन जो होता है इनका, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध होने के कारण विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। थैंक्स। तो ये हमारा अध्याय 3 था। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए। पहले पार्ट के, दूसरे पार्ट के भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रखे हैं, वो आपने नहीं देखे तो वो जरूर देखें। ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित होंगे। तो मिलते हैं